Selection rule for electronic transitions between terms. Selection rule for electronic transitions between the terms. देखो ध्यान देना, यदि आपको दो या दो से अधिक टर्म्स दे रखे, आपको इस तरह से दे रखे, मान लो एक टर्म ए है, एक टर्म बी है, और आपसे पूछा जाए कि इस दोनों टर्म के बीच जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होगा वो अलाउड है या फॉरबिडन है, तो अलाउड या फॉरबिडन ट्रांजिशंस को फाइंड करने के लिए हम सिलेक्शन रूल्स को काम में लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किन के बीच में होते हैं, एनर्जी लेवल्स के बीच में। एक एनर्जी लेवल E1 हो गया, दूसरा एनर्जी लेवल E2 हो गया। इन एनर्जी लेवल्स के बीच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं और एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टर्म यहाँ पर काम में लेते हैं। जैसे मान लो कि ये एक टर्म हो गई, सपोज करो यहाँ पर हमने बात कर ली क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों है? यार CSI नेट क्रैक करना है और ऑनलाइन ऐप्स पे इतने महंगे महंगे कोर्सेज। बस इतनी सी बात की टेंशन, अपने स्मार्टफोन में अभी डाउनलोड कर एचडॉल क्लासेस ई-लर्निंग ऐप। उस पे हर संडे होता है एक स्कॉलरशिप टेस्ट। स्कॉलरशिप टेस्ट देकर तू जीत सकता है 6 मंथ्स, 1 मंथ, 3 मंथ, अलग अलग वैलिडिटी के कोर्सेज एकदम फ्री में, और तू उसे फ्री एक्सेस कर सकता है। और तो और उस पे बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। Shortage of money is not a barrier anymore. Edgecon classes are always here to help you. Download our app now. जैसे 1D2 हो गई, यहाँ पर भी हम दूसरे टर्म की बात कर सकते हैं, जैसे 1P1 हो गई। और हमको देखना है कि जैसे ये इस टर्म और इस टर्म के बीच जो ये ट्रांजिशंस हो रहा है वो अलाउड या फॉरबिडन है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि एनर्जी लेवल्स को हम टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एनर्जी लेवल्स को टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। टर्म्स देखकर हम बता सकते हैं कि किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर अपन कहें कि एनर्जी स्टेट्स या एनर्जी लेवल्स के बीच होने वाले ट्रांजिशंस या मैं कहता हूँ टर्म के बीच होने वाले ट्रांजिशन एक ही बात है। टर्म के बीच होने वाले ट्रांजिशन एक्चुअली एनर्जी लेवल्स के बीच ट्रांजिशंस ही होते हैं। तो हमको सिर्फ ये फाइंड करना है कि ये जो ट्रांजिशंस होंगे वो अलाउड होंगे या फिर फॉरबिडन होंगे। अलाउड या फॉरबिडन ट्रांजिशंस फाइंड करने के लिए हम कुछ रूल्स यहाँ पर अप्लाई करते हैं जिनको हम कहते हैं सिलेक्शन रूल। ठीक है ना, तो देखो सिलेक्शन रूल, यहाँ पर कौन कौन से सिलेक्शन रूल्स की अपन बात कर सकते हैं। देखो ध्यान देना, समझना। देखो सिलेक्शन रूल, इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है। सिलेक्शन रूल देखिए यहाँ पर क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो डेल्टा एन इक्वल एनीथिंग, क्या होता है इसका मतलब सब कुछ मैं बताऊंगा आपको। एनीथिंग, डेल्टा एन इक्वल एनीथिंग, एन से मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एन इक्वल यहाँ पर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन इक्वल डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, एन इक्वल क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन इक्वल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, समझ में आ रहा है ना। फिर हम बात करें, देखो डेल्टा एल इक्वल 0, डेल्टा एल इक्वल होता है +-1। डेल्टा एल इक्वल कितना होता है, +-1। ठीक है ना। इसी तरह से देखो यहाँ पर एल जो है, एल का मतलब है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एल से मतलब क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एल से मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर है। और अपन बात करें जैसे एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स, इन ऑर्बिटल्स के लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू होती है वो 0, 1, 2, 3 होती है। समझ में आ रहा है। करने का मतलब यदि दो ऑर्बिटल्स के बीच ट्रांजिशंस किया जाए, जैसे मान लो एस से पी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा नहीं होगा, पी से डी में होगा नहीं होगा, डी से एफ में होगा नहीं होगा, एटसेट्रा, जब आपको देखना है तो आप इस सिलेक्शन रूल को काम में ले सकते हो। कौन सा, डेल्टा एल इक्वल +-1। तो ये कुल मिलाकर ये जो सिलेक्शन रूल है वो किसके लिए हो गया, ये हो गया फॉर ऑर्बिटल्स। ये किसके लिए हो गया, फॉर ऑर्बिटल्स। मतलब अगर ऑर्बिटल्स के बीच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आपको देखना है तो फिर इन सिलेक्शन रूल को अपन काम में लेते हैं। फिर देखते हैं, देखो डेल्टा एल, ये कैपिटल डेल्टा एल इक्वल +-1। ठीक है ना। यहाँ पर देखो एल जो होता है कैपिटल एल होता है रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर। क्या होता है ये, रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर देखो इसको अपन टर्म के लिए काम में लेते हैं, किसके लिए लेते हैं, फॉर टर्म।
ध्यान देना, स्मॉल लेटर जब लिखे जाते हैं जैसे SPDF, स्मॉल लेटर जब लिखे जाते हैं तो ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान देना क्या बोला, स्मॉल लेटर जब लिखे जाते हैं तो ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। और इन्हीं को अगर मैं कैपिटल लिख दूं, कैपिटल SPDFGH एटसेट्रा, तो फिर वो टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे। ऑर्बिटल से भी आगे भी होते हैं, SPDF थोड़ी होते हैं, सबको पता है SPDFGH, इस तरह से आगे ऑर्बिटल्स भी होते हैं और टर्म्स भी होती है। समझ में आ रहा है ना। बस अंतर क्या है कि जब स्मॉल लेटर आप काम में लोगे तो वो ऑर्बिटल है, और कैपिटल लेटर जब आप काम में लोगे तो टर्म है। समझ में आ रहा है। तो देखो ध्यान देना, समझना यहाँ पर आप देखो, टर्म के लिए ये हो गया कैपिटल L रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, और यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं कि SPDFGHIK। देखो L की जो वैल्यू होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 सबको बता रखा है पहले। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, सबको बता रखा है ये क्या होता है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो कैपिटल लेटर है ये टर्म है, स्मॉल लेटर है ये ऑर्बिटल से, ये टर्म्स है। ये क्या है भाई, ये टर्म्स है। समझ में आ रहा होगा। तो टर्म्स के बीच यदि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आपको देखना हो तो सिलेक्शन रूल ये हो गया। ऑर्बिटल्स के बीच यदि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आपको देखना है ऑर्बिटल्स के बीच, तो फिर सिलेक्शन रूल ये हो गया। बात एक है, यहाँ पर स्मॉल L है, यहाँ पर कैपिटल L है, और कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ही केस में +-1 यहाँ पर आ रहा है। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। फिर देखो आगे देखते हैं, इसमें डेल्टा J इक्वल 0 +-1। देखो J क्या है, J रिजल्टेंट स्पिन ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, रिजल्टेंट स्पिन ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, स्पिन ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, रिजल्टेंट स्पिन ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। फिर एक और होता है देखो डेल्टा एम जे। देखो डेल्टा एम जे, जैसे जे जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, ध्यान देना जे की वैल्यू सबको पता है, इसे निकालते हैं ना। जे की वैल्यू कैसे निकालते हैं, L-S to L+S कैसे निकालते हैं, L-S to L+S जे की वैल्यू। तो यहाँ पर जितनी भी जे की वैल्यू आती है इसके अकॉर्डिंग वो एक्चुअली जे एनर्जी लेवल्स बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं, जे एनर्जी लेवल्स। आगे अपन स्प्लिटिंग पढ़ेंगे तो सब कुछ क्लियर होगा वहाँ पर आपके। तो देखो जो जे एनर्जी लेवल्स होते हैं उनकी फर्दर स्प्लिटिंग होती है। जे एनर्जी लेवल्स की फर्दर स्प्लिटिंग होती है। जैसे मान के चलो सपोज करो कि J = 2 आ गया, तो ये जो एनर्जी लेवल होगा जिसके लिए J = 2 है, तो ये 2J+1 के अकॉर्डिंग आगे स्प्लिट होता है। मतलब J = 2 है तो 2J+1 = 5 हो गया, तो ये आगे 5 ऑर्बिटल्स एनर्जी लेवल्स में टूट जाता है, 1 2 3 4 5 इस तरह से। ठीक है ना। तो कोई भी जे एनर्जी लेवल जब स्प्लिट होता है तो स्प्लिट होने के बाद जो नए छोटे छोटे एनर्जी लेवल्स बनते हैं, इन एनर्जी लेवल्स के लिए एक अलग क्वांटम नंबर काम में लेते हैं जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं mj से। समझ में आ गया होगा। जे एनर्जी लेवल जब फर्दर स्प्लिट होता है तो यहाँ पर जो न्यू एनर्जी लेवल्स बनते हैं इनके लिए एक न्यू क्वांटम नंबर अपन काम में लेते हैं जिसको क्या बोलते हैं, mj अपन बोलते हैं। तो कुल मिलाकर जब हम यहाँ पर इनमें फिर आगे ट्रांजिशंस की बात करेंगे, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में सिलेक्शन रूल काम में लेते हैं। डेल्टा mj = 0 +-1। आगे जीमान इफेक्ट अपन पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, वहाँ पर इसको अपन अप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो एक तरह से ये भी हो गया क्वांटम नंबर 4, ठीक है ना। क्वांटम नंबर्स 4 किसके लिए, जे सब एनर्जी लेवल, मतलब जे जो एनर्जी लेवल है उनकी स्प्लिटिंग से जो न्यू एनर्जी लेवल्स बनेंगे उनके लिए क्वांटम नंबर होगा ये। मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट है यहाँ पर नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। इसके अलावा देखो ध्यान देना, एक होता है डेल्टा H = 0, ये एक्चुअली स्पिन सिलेक्शन रूल होता है। ये क्या होता है, स्पिन सिलेक्शन रूल, ठीक है ना। देखो ध्यान देना, ये जो एक्चुअली यहाँ पर लिखा है ये एक्चुअली लेपोर्ट सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग आता है। लेपोर्ट सिलेक्शन रूल आगे थोड़ा इसको डिटेल में अपन पढ़ेंगे। लेपोर्ट सिलेक्शन रूल क्या होता है, स्पिन सिलेक्शन रूल क्या होता है, भी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे अभी, तो केवल अपन इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा कि एक्चुअली ये क्या होता है। समझ में आ रहा है। तो देखो डेल्टा H = 0 होना चाहिए। एस जो यहाँ पर है इसका मतलब रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर है। H = रिजल्टेंट स्पिन
क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर है। और एस की जो वैल्यू निकालते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन बाई 2 से, या फिर समेसन SI से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। S1 प्लस S2 प्लस S3 सब कुछ आगे टर्म सिम्बल्स में अपन ने देख रखा है ऑलरेडी। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? तो कुल मिलाकर ये जो यहाँ पर लिखा है उनको मैं एक साथ यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे। देखो ध्यान देना, सिलेक्शन रोल में देखा हमने डेल्टा n इक्वल एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, डेल्टा n इक्वल एनीथिंग, डेल्टा L इक्वल प्लस माइनस 1, डेल्टा कैपिटल L इक्वल प्लस माइनस 1, ठीक है ना, डेल्टा J इक्वल 0 प्लस माइनस 1, डेल्टा MJ इक्वल 0 प्लस माइनस 1। ये दिमाग में फिक्स कर लो दिमाग में, डेल्टा n इक्वल एनीथिंग, डेल्टा L कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो प्लस माइनस 1, डेल्टा J इक्वल 0 प्लस माइनस 1, डेल्टा MJ इक्वल 0 प्लस माइनस 1, दिमाग में फिक्स कर लो इसको। डेल्टा S इक्वल 0, स्पिन सिलेक्शन रोल होता है। S क्या है? S है रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर, S क्या है? रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर। समझ में आ रहा है? अब देखो ध्यान देना, समझना यहाँ पर देखो, डेल्टा S इक्वल 0 होना चाहिए। डेल्टा S इक्वल 0 होगा तो ही ट्रांजिशन से अलाउड होगा, अदरवाइज ट्रांजिशन से अलाउड नहीं होगा। जैसे कोई भी दो टर्म है, इन दोनों टर्म के बीच ट्रांजिशन अलाउड होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है कि इनके लिए रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर S की वैल्यू सेम आ रही है नहीं आ रही। अब देखो ध्यान देना, समझना, जैसे यहाँ पर ये केस ले लिया, सपोज करो ट्रांजिशन है 1D2 तो 1P1, ये ट्रांजिशन है। मान लो आपसे पूछा जाए कि ट्रांजिशन अलाउड या फॉरबिडन है, तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, ये एक्चुअली किसकी वैल्यू होती है? 2s प्लस 1, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू होती नहीं होती? तो करने का मतलब दोनों के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितने आ रही है? 1, यहाँ पर भी 1 है, तो इसके लिए 2s प्लस 1 इक्वल 1 आ रहा है, इसका मतलब s इक्वल 0 होगा। इसके लिए भी 2s प्लस 1 आ रहा है, इसका मतलब s इक्वल यहाँ पर भी 0 होगा। तो दोनों के लिए ही s की वैल्यू कितने आ रही है? 0, इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0। तो दोनों के लिए जो s की वैल्यू में डिफरेंस है, डेल्टा s इक्वल क्या होगा? 0 माइनस 0 इक्वल 0 होगा नहीं होगा? तो कुल मिलाकर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि जिन दो टर्म के बीच आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस देखोगे, उन दोनों टर्म्स के लिए रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर दोनों के लिए रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम आती है तो ट्रांजिशन अलाउड होगा, अदरवाइज ट्रांजिशन अलाउड नहीं होगा, ठीक है ना। और दोनों के लिए रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम आने का सीधा सीधा मतलब है कि दोनों की स्पिन स्टेट सेम है, दोनों के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है। तो कुल मिलाकर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि डेल्टा S की वैल्यू 0 तब आएगी जब ट्रांजिशन सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी स्टेट के बीच हो, जब ट्रांजिशन ऐसे दो एनर्जी लेवल्स के बीच हो जिनके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी स्टेट सेम हो, जिनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी समान आ रही है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो डेल्टा S 0 डेट इज ट्रांजिशन बिटवीन सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी स्टेट, सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी स्टेट्स H अलाउड। समझ में आ रहा है? तो ये जो सिलेक्शन रूल है ये किसके लिए? फॉर अलाउड ट्रांजिशन, समझ में आ रहा है? करने का मतलब कोई भी ट्रांजिशन यदि इन सिलेक्शन रूल को फॉलो करोगे, कैसे अप्लाई करते हैं वो सब कुछ एग्जाम्पल लेंगे, सब समझ में आ जाएगा आपके। कोई भी ट्रांजिशन तब अलाउड होगा जब इन सिलेक्शन रूल को वो फॉलो करेगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब देखो एक एग्जांपल यहाँ पर अपन लेकर देखते हैं फिलहाल। जैसे अपन बात करें यहाँ पर 1P1 तो सॉरी यहाँ पर ये ले लेता हूँ मैं 1D2 तो 1P1, ये ट्रांजिशन अलाउड है फॉरबिडन है, ये आपको देखना, ठीक है। तो देखो इस ट्रांजिशन के लिए देखा 2s प्लस 1 की वैल्यू यहाँ पर 1 है, 2s प्लस 1 की वैल्यू यहाँ पर भी 1 है, मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम आ रही है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम आएगी तो सीधी सीधा कॉन्सेप्ट है कि दोनों के लिए डेल्टा S की वैल्यू 0 होगी नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए डेल्टा S की वैल्यू 2s प्लस 1 1 है, इसका मतलब s इक्वल 0 है। इसके लिए भी 2s प्लस 1 इक्वल 1 है तो s इक्वल 0 है। दोनों के लिए s की वैल्यू 0 है तो डिफरेंस कितना आएगा? 0। दूसरी बात यहाँ पर अपन बात करते हैं, देखो d के लिए l इक्वल 2 होता है, p के लिए l इक्वल
1 होता है। तो इसका मतलब डेल्टा एल इक्वल दोनों के बीच जो एल का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, क्योंकि टर्म है ना, टर्म है तो कैपिटल ले लो। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ गया एक तरह से देखो 1 - 2 एक तरह से -1, 2 - 1 इक्वल एक तरह से +1। तो डिफरेंस कितना आ गया +-1। तो देखो डेल्टा एस इक्वल 0 आ रहा है, अलाउड है। डेल्टा एल इक्वल +-1 आ रहा है, या भी अलाउड है। अब देखो ये जे की वैल्यू है, तो जे की वैल्यू यहाँ पर 2 है, जे की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो डेल्टा जे इक्वल कितना आ रहा है, 2 - 1 कर लो या 1 - 2 कर लो। 1 - 2 करोगे तो -1, 2 - 1 करोगे तो +1। तो डेल्टा जे इक्वल यहाँ पर +-1 आ रहा है। और डेल्टा जे के लिए वैल्यू 0 भी हो सकती है, +-1 भी हो सकती है। यहाँ पर कितना आ रहा है +-1, 0 होगा तब भी अलाउड होगा, +-1 आएगा डेल्टा जी तब भी अलाउड होगा। ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, मतलब इसके अकॉर्डिंग भी अलाउड है। इसका मतलब ये जो टर्म है, जिन दो टर्म के बीच यहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है, वो इन तीनों ही कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी वाले रूल को फॉलो कर रहा है, डेल्टा एल वाले रूल को फॉलो कर रहा है, डेल्टा जे वाले रूल को भी फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ट्रांजिशन जो होगा वो क्या होगा, अलाउड होगा। यदि इनमें से एक भी कंडीशंस को ये फॉलो नहीं करता, जैसे मान लो कि यहाँ पर 1 आ जाता, यहाँ पर 2 आ जाता, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो 1 2 डेल्टा इस इक्वल 0 थोड़ी आता, तो मतलब फॉरबिडन हो जाता। जैसे यहाँ तो 1 1 आ गया मान लो, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस डेल्टा एल का जो डिफरेंस है वो सपोज करो +-2 आ जाता, तो भी अलाउड नहीं होता। डेल्टा एल का डिफरेंस सपोज करो 0 आ जाता, क्योंकि यहाँ तो केवल +-1 होता है, तभी अलाउड नहीं होता। ठीक है, कुल मिलाकर यहाँ पर भी सपोज करो डेल्टा एल इक्वल +-1 है, लेकिन यहाँ पर वेरिएशन आ जाता। यहाँ पर सपोज करो मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर 3 यहाँ पर 1 होता, तो डेल्टा जे इक्वल +-2 हो जाता, फिर भी अलाउड नहीं होता। कुल मिलाकर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि जब सभी कंडीशंस को ये फॉलो करेगा तो ही ये अलाउड होगा। यदि एक भी कंडीशन को ये फॉलो नहीं करता तो फिर ये अलाउड नहीं होगा। ये हमेशा आप ध्यान रखना, एक भी कंडीशन को ये फॉलो नहीं करता तो फिर अलाउड नहीं होगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर हो गया यहाँ तक, समझ में आ रहा है? तो देखो ये ट्रांजिशन कुल मिलाकर अलाउड होगा। सो ट्रांजिशन एज अलाउड, ये ट्रांजिशन क्या होगा, अलाउड होगा। तो मेरे हिसाब से इनका मतलब तो क्लियर हो गया होगा। मैं देखो डेल्टा इनका मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है। थोड़ा सा केस अपन पहले और भी देख लेते हैं, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। डेल्टा एम जी की जो यहाँ पर है, डेल्टा एम जी इक्वल 0 +-1 अभी यहाँ पर काम में नहीं आ रहा, लेकिन जब आगे आप इनकी स्प्लिटिंग बताओगे, मतलब जीमान इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, वहाँ पर फिर ये भी काम में आता है। तो जब हम जीमान इफेक्ट के बारे में बात करेंगे तो उस कंडीशन में डेल्टा एम जे वाला रूल भी हम अप्लाई करेंगे, ऑटोमेटिक ही बिना समझाए आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो ध्यान देना, समझना। देखो अगर अपन बात करें जीरेड टू अनजीरेड, अनजीरेड टू जीरेड, तो ये अलाउड ट्रांजिशंस होता है। अलाउड मतलब जीरेड टू अनजीरेड या अनजीरेड टू जीरेड ऑर्बिटल्स के बीच ट्रांजिशंस अलाउड होता है। और जीरेड टू जीरेड सबको पता होगा, ये तो बिल्कुल बेसिक है। जीरेड टू जीरेड और अनजीरेड टू अनजीरेड ये जो होता है वो फॉरबिडन ट्रांजिशंस होता है, मतलब ये ट्रांजिशंस नहीं होते या बहुत कम इंटेंसिटी के होते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखो जीरेड अनजीरेड एक कैसे समझोगे? देखो अगर किसी भी ऑर्बिटल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ध्यान देना क्या बोला मैंने, यदि किसी भी ऑर्बिटल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो उसको जीरेड कहते हैं, और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो उसको अनजीरेड कहते हैं। यूँ सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो जीरेड, नहीं है तो अनजीरेड। समझ में आ रहा है? तो देखो ध्यान देना, एस पी डी एफ ये ऑर्बिटल्स है। देखो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी तो ये जीरेड होगा। पी ऑर्बिटल डम्बल शेप होता है, डम्बल शेप होता है, लेकिन एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस होता है ना, तो पी में इसका मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं, इधर अलग है इधर अलग है, मतलब ये अनजीरेड है। अब देखो ये सीक्वेंस चलता है, जीरेड अनजीरेड, फिर आगे जीरेड फिर अनजीरेड, ऐसे चलता है। देखो डी ऑर्बिटल डबल डम्बल शेप है या नहीं है, प्लस प्लस माइनस माइनस इस तरह से, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रही है ना, इसलिए जीरेड है। ये सीक्वेंस चलता है, समझ में आ रहा है? तो देखो ट्रांजिशन जो होंगे वो जीरेड, देखो यहाँ से अगर मैं एस से पी में चलो, ये चलो एस पी डी एफ, यहाँ से यहाँ पर चलो एस से पी में, तो ट्रांजिशन अलाउड होगा क्योंकि जीरेड से अनजीरेड में हो रहा है, तो ये अलाउड। पी से डी में चलो तो ये हो गया अनजीरेड टू जीरेड, अनजीरेड टू जीरेड अलाउड। डी से एफ में चलो तो ये हो गया जीरेड टू अनजीरेड, जीरेड टू अनजीरेड अलाउड। होगा नहीं होगा?
जस्ट अपोजिट भी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पर ट्रांजिशन अलाउड, यहाँ से यहाँ पर अलाउड, यहाँ से यहाँ पर अलाउड। कैसे? अनजीरेड टू जीरेड, जीरेड टू अनजीरेड, अनजीरेड टू जीरेड, इसलिए अलाउड है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है क्या? लेकिन सपोज करो अपन ये बात करें, देखो एस पी डी एफ, आप एस से डी में चलोगे तो देखो ये जीरेड, ये जीरेड, जीरेड जीरेड, ये ट्रांजिशन नहीं होगा। पी से एफ में चलोगे तो देखो अनजीरेड अनजीरेड, ये ट्रांजिशन अलाउड नहीं होगा, ये ट्रांजिशन अलाउड नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? देखो कुछ और भी यहाँ पर अपन देखने की कोशिश करते हैं, मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर हो जाएगा अगर अपन कुछ और केस यहाँ पर लेते हैं तो देखो समझना, ध्यान देना। देखो अनजीरेड टू जीरेड, अनजीरेड टू अनजीरेड फॉरबिडन, अनजीरेड जीरेड टू जीरेड फॉरबिडन, इसलिए अलाउड नहीं है। समझ में आ रहा है ना? दूसरा बात ये देखना कि जैसे यहाँ पर हमने लिया एस से डी, एस से डी, अब देखो ये जीरेड है, ये जीरेड है, इसलिए फॉरबिडन हो गया। इसके लिए दूसरा केस आप देखना कि डेल्टा एल की वैल्यू देखना। देखो एल की वैल्यू इसके लिए 0 होती है, इसके लिए 0 1 2 इस तरह से होते हैं ना, तो इसके लिए 2 होते हैं, तो डेल्टा एल डिफरेंस कितना होगा? +-2 का। तो देखो ध्यान देना, अपन को पता है कि फॉरबिडन अलाउड ट्रांजेक्शंस के लिए जो डेल्टा एल है वो ऐसे भी +-1 ही हो सकता है, +-2 थोड़ी हो सकता है, केवल +-1 हो सकता है डेल्टा एल। यहाँ पर कितना आ रहा है? +-2, तो ऐसे भी ये नहीं होगा। डायरेक्ट जीरेड टू अनजीरेड से भी आपके, जीरेड टू जीरेड से भी आपके समझ में आ रहा होगा ये फॉरबिडन होगा, इससे भी आपके समझ में आ जाएगा ये फॉरबिडन होगा। लेकिन ये बताना यहाँ पर आवश्यक इसलिए समझता हूँ मैं, क्योंकि अगर मान लो मैं एस से एफ में ट्रांजिशन देखूँ तो क्या होगा? देखो एस से एफ में ट्रांजिशन, अब देखो ये जीरेड है, एफ अनजीरेड है। अब अगर आप केवल इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हो तो अनजीरेड से जीरेड तो अलाउड होना चाहिए ना, अनजीरेड तो जीरेड, और जीरेड से अनजीरेड, जीरेड से अनजीरेड ट्रांजिशन क्या होना चाहिए? अलाउड। यहाँ पर देखो जीरेड से अनजीरेड आ रहा है, नहीं आ रहा, तो अलाउड होना चाहिए, नहीं चाहिए? ये अलाउड होना चाहिए। लेकिन अगर मैं एल की बात करूँ तो यहाँ पर 0 है, एल की बात करूँ तो यहाँ पर 3 है, तो डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ पर देखा जाए तो +-3 है। क्या एक अलाउड ट्रांजिशंस के लिए डेल्टा एल की वैल्यू +-3 होगी? क्या अलाउड ट्रांजिशंस के लिए डेल्टा एल की वैल्यू +-3 होगी? नहीं होगी, इसलिए ये ट्रांजिशन अलाउड नहीं है। इसलिए मैंने आपको बताया कि केवल आप जीरेड टू अनजीरेड या अनजीरेड टू जीरेड ही मत देखो, आप डेल्टा एल भी चेक कर लो भाई, डेल्टा एल भी चेक कर लो, क्योंकि जीरेड टू अनजीरेड तो यहाँ पर फॉलो हो रहा है लेकिन डेल्टा एल फॉलो नहीं हो रहा, इसलिए ट्रांजिशंस अलाउड नहीं है। समझ में आ रहा होगा? अब देखो एक केस अपने पास बताया है कि डेल्टा एन इक्वल एनीथिंग, इसका क्या मतलब है? देखो इसका क्या मतलब है समझना। जैसे एस ऑर्बिटल, एस से एन एस से एन पी और एन एस से एन डी, ये समझना आप इसको। देखो जैसे मान के चलो कि यहाँ पर 2p से 5d, ये ट्रांजिशन अलाउड या फॉरबिडन है। देखो p के लिए l इक्वल कितना है? p के लिए l इक्वल कितना है भाई? 1 है। d के लिए l इक्वल कितना है? 2 है। तो यहाँ पर डेल्टा l इक्वल कितना हो रहा है? इसमें से इसको घटाओ, +-1 आएगा। डेल्टा l इक्वल +-1 आ रहा है, तो अलाउड होगा या फॉरबिडन? अलाउड होगा। दूसरा केस, अगर आप डायरेक्ट देखते हो ये अनजीरेड, ये क्या है? जीरेड है, अनजीरेड टू जीरेड अलाउड है, लेकिन आप इसको भी बाद में देखो, पहले इसको देखो, क्योंकि अपन को पता है कि ये केस तो यहाँ पर फेल हो गया। जीरेड टू अनजीरेड ये अलाउड होना चाहिए जबकि फॉरबिडन है इसके कारण, ठीक है ना? तो कुल मिलाकर डेल्टा एल की वैल्यू +-1 आ रही है, ये ट्रांजिशन अलाउड होगा नहीं होगा? अब देखो आगे यहाँ पर अगर मैं डेल्टा एन की बात करूँ तो डेल्टा एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? जो आगे लिखा हुआ होता है। आगे यहाँ पर कितना है? 5, यहाँ पर कितना है? 2, तो डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस होगा 5 - 2 3, या मैं कह दो 2 - 5 - 3, तो डिफरेंस कितना हो गया? +-3। लेकिन अपन को पता है कि डेल्टा एन तो कुछ भी हो सकता है, ये एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेल्टा एन, इनके बीच डिफरेंस कुछ भी है आपको देखना ही नहीं है। डेल्टा एन एनीथिंग हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग आप फॉरबिडन या अलाउड डिसाइड बिल्कुल भी मत करो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको देखना क्या है? डेल्टा एन एनीथिंग, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको देखना है डेल्टा एल इक्वल +-1 होना चाहिए, ठीक है? डेल्टा जे इक्वल 0 +-1 होना चाहिए। डेल्टा एम जे इक्वल 0 +-1 होना चाहिए, ठीक है?
और क्या देखना है, आप जीरेट टू अनजीरेट देख लो, अनजीरेट टू जीरेट देख लो, ये अलाउड होगा। जबकि जीरेट टू जीरेट, अनजीरेट टू जीरेट, अनजीरेट टू अनजीरेट ये फॉरबिडन होगा। इस तरह से आपको डिसाइड करना है। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपको देखनी है, डेल्टा एस इक्वल 0 होना चाहिए। इनके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा ट्रांजिशन अलाउड होगा, कौन सा फॉरबिडन होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुल मिलाकर एनपी से एनडी के अंदर ट्रांजिशन हो सकता है, एनपी से एनएस में भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। जैसे एन डी है, अब यहाँ पर एन की वैल्यू कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। डेल्टा एन इक्वल 0 भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर 2p से 2d अलाउड हो जाएगा, 2p से 2s अलाउड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर 2d तो हो ही नहीं सकता ना। ये मान लो कि 3p से 3d अलाउड हो जाएगा, 3p से 3s अलाउड हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट अब नहीं होगा। अब देखो नेक्स्ट केस यहाँ पर अपन ले सकते हैं। जैसे मान लो ND से NF और ND से NP, देखो ये अलाउड होगा, ये अलाउड हो गया। इसी तरह ये भी अलाउड होगा, क्योंकि आपको N तो देखना ही नहीं, कुछ भी हो आपको केवल क्या देखना है, P से D में या D से P में अलाउड है, +-1 आ रहा है। ऐसे भी अनजीरेट टू जीरेट भी हो रहा है। और D से F अलाउड है, जीरेट टू अनजीरेट। और डिफरेंस भी देखोगे तो इसके लिए 2, इसके लिए 3, L की वैल्यू, तो +-1 का डिफरेंस यहाँ पर आएगा। तो मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा, किसी को यहाँ पर कोई डाउट अब नहीं होगा, सबके ये समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान देना, जब अपन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की ही बात कर रहे हैं, सिलेक्शन रूल की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जो ट्रांजिशन है उनको भी मैं साथ में ही यहाँ पर आपको बता देता हूँ। हालांकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में होने वाले ट्रांजिशंस अभी हमारे काम में नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि बेसिक नॉलेज के पर्पज से आपको पता रहे। तो देखो ध्यान देना, देखो फॉर ट्रांजिशंस इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, फॉर ट्रांजिशन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। देखो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ट्रांजिशंस की बात करें तो आपको ध्यान रखना है। देखो ध्यान देना, सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ठीक है, ये अलाउड है। ये क्या है? अलाउड है, अलाउड। जबकि एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ये फॉरबिडन है, ये फॉरबिडन है। समझ में आ रहा होगा? तो ये तो अलाउड है, जबकि ये क्या है? ये फॉरबिडन ट्रांजिशंस होते हैं ना। ये तो सबको पता होगा, इससे किसी को कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो मेरे हिसाब से अलाउड ट्रांजिशंस, फॉरबिडन ट्रांजिशंस को आप कैसे पहचानोगे, सबके समझ में आ गया होगा। देखो ध्यान देना, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है तो 2 केस अपन बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए 2 केस बना सकते हैं। कौन कौन से केस होंगे भाई? कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउड हो सकता है भाई, अलाउड हो सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फॉरबिडन भी हो सकता है, फॉरबिडन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? देखो अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउड है तो इसके लिए जो बैंड मिलेगा ना, एब्जॉर्प्शन बैंड, उसकी इंटेंसिटी काफ़ी मिलेगी। जैसे मान के चलो कि कोई भी कंपाउंड ए है, कोई भी कंपाउंड ए है, सपोज करो आपने इसका अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रा लिया, तो यहाँ पर एब्जॉर्बेंस, यहाँ पर लैम्डा मैक्स के बीच ग्राफ, लैम्डा के बीच ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ अपन को पता है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा में इस तरह से आपको मिलता है, मिलता ही नहीं मिलता। तो कुल मिलाकर क्या होता है कि ये जो हाइट होती है ना, ये हाइट, ये एक्चुअली क्या होता है कि ये हाइट जितनी ज़्यादा होगी, अपन कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा है। अगर ये हाइट कम आती है, जैसे मान लो कोई बैंड यू मिल गया ये, तो अपन कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी कम है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो अलाउड ट्रांजिशंस होता है उसके लिए एब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, और जो फॉरबिडन ट्रांजिशंस होता है उसके लिए एब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी कम होती है। ध्यान देना क्या बोला, अलाउड ट्रांजिशंस के लिए एब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, फॉरबिडन ट्रांजिशंस के लिए एब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी काफ़ी कम होती है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, किसी को भी कोई डाउट यहाँ पर अब नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना। तो देखो अलाउड ट्रांजिशंस, फॉरबिडन ट्रांजिशन, अलाउड ट्रांजिशंस के लिए क्या होता है, एब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जबकि फॉरबिडन ट्रांजिशंस के लिए क्या होते हैं, लेस इंटेंसिव एब्जॉर्प्शन बैंड होता है। तो यहाँ पर होगा मोर इंटेंसिव। देखो ऑब्जर्व, 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 मोर इंटेंसिव, मोर इंटेंसिव, इंटेंसिव एब्जॉर्प्शन बैंड, इंटेंसिव एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन बैंड।
ठीक है, ऑब्जर्व मोर इंटेंसिव एब्जॉर्प्शन बैंड। जबकि अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऑब्जर्व लेस इंटेंसिव एब्जॉर्प्शन बैंड ऑब्जर्व लेस इंटेंसिव एब्जॉर्प्शन बैंड। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि अगर ट्रांजिशन अलाउड है तो प्राप्त एब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, ट्रांजिशन फॉरबिडन है तो प्राप्त एब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी कम होती है। समझ में आ रहा है। एक बात और ध्यान देना, देखो अपन एक तो काम में लेते हैं जो है इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड, एक अपन टर्म काम में लेते हैं एनर्जी। एक बात ध्यान देना, इंटेंसिटी और एनर्जी में किसी प्रकार का कोई संबंध, कोई रिलेशन नहीं होता। तो ये भी लिख लेना आप इंपॉर्टेंट करके। देखो देर आर no relation between intensity of absorption band there are no relation between intensity of absorption there are no relation between intensity and energy of absorption band समझ में आ रहा है। तो एक एब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी कम होगी, ठीक है, उसके बीच और एब्जॉर्प्शन के लिए कितनी एनर्जी की रेडिएशन चाहिए, इसके बीच किसी तरह का कोई संबंध नहीं होता। एक कम एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाले ट्रांजिशंस के लिए प्राप्त बैंड की इंटेंसिटी ज़्यादा हो सकती है। ध्यान देना, मैंने क्या बोला, एक कम एनर्जी के ट्रांजिशंस के लिए प्राप्त बैंड की इंटेंसिटी ज़्यादा भी हो सकती है, कम एनर्जी वाले ट्रांजिशंस के लिए प्राप्त बैंड की इंटेंसिटी कम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से एक ज़्यादा एनर्जी वाले ट्रांजिशंस के लिए प्राप्त इंटेंसिटी बैंड की इंटेंसिटी ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। कुल मिला के इनके बीच किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं होता। तो मेरे हिसाब से ये तो सब कुछ समझ में आ गया होगा आपके, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो इन सिलेक्शन रूल के बेसिस पर ही हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा ट्रांजिशन से अलाउड होगा, कौन सा ट्रांजिशन फॉरबिडन होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको पता चल जाए कि इन सिलेक्शन रूल को आपको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो फाइंड द अलाउड एंड फॉरबिडन ट्रांजिशंस, फाइंड द अलाउड एंड फॉरबिडन ट्रांजिशंस, फाइंड द अलाउड एंड फॉरबिडन ट्रांजिशंस, ठीक है ना। अलाउड एंड फॉरबिडन ट्रांजिशंस को फाइंड करो। तो देखो फाइंड द अलाउड एंड फॉरबिडन ट्रांजिशंस, ठीक है ना। देखो समझना यहाँ पर क्या होगा। अलाउड और फॉरबिडन ट्रांजिशन को फाइंड करना है। यहाँ पर मैं कुछ केस बना रहा हूँ, जैसे एक तो केस में यही ले लेता हूँ। देखो 1D2 यहाँ पर हो गया 1P1। दूसरा केस ले लेता हूँ, देखो 3D2 4F। नेक्स्ट केस ले लेता हूँ 5P2 6S। नेक्स्ट केस ले लेता हूँ, देखो 2S2 5F। देखो नेक्स्ट केस यहाँ पर ले लेता हूँ सिग्मा 2 सिग्मा स्टार। नेक्स्ट केस पाई 2 सिग्मा स्टार, पाई 2 पाई स्टार। नेक्स्ट केस N2 सिग्मा स्टार, ठीक है। नेक्स्ट केस N2 पाई स्टार। समझ में आ रहा है। और भी केस यहाँ पर अपन ले सकते हैं, जैसे मैं कुछ केस बना देता हूँ 3P और 3F। इसके लिए जो S की वैल्यू है, S की वैल्यू 1 हो जाएगी, और इसके लिए P की वैल्यू होगी, वो P की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर होगा 0 1 2, ठीक है। और इसके लिए भी देख लेते हैं। इसके लिए S की वैल्यू 1 हो जाएगी और इसके लिए P की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी, P की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इसके लिए जो होगा J की वैल्यू होगी 2 और 3 4। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 2 3 4। अब देखो कुछ टर्म बना देता हूँ मैं, यहाँ पर केस बना देता हूँ, ध्यान देना। जैसे मैंने यहाँ पर केस लिया 3F 2 3P0। नेक्स्ट केस 3F 2 3P1। नेक्स्ट 3F 2
है ना। यहाँ पर बहुत सारे केस बना देते हैं। मेरा टारगेट केवल इतना सा है कि आप क्वेश्चन जब सॉल्व करो तो किसी तरह की प्रॉब्लम वहाँ पर आपके नहीं आई, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। 3F2 to 3P2 3P2, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट केस ले लेते हैं, जैसे 3F3 to 3P0, 3F3 to 3P1 और 3F3 to 3P2। और भी केस बना सकते हैं, आपको पता चलेगा कैसे करना है, समझ में आ रहा है। अब देखो ये जो ट्रांजिशंस आपको दे रखा है, इन ट्रांजिशंस में से आपको अलाउड ट्रांजिशंस और फॉरबिडन ट्रांजिशन चूज करना है। करें सॉल्व, चलो करके देखते हैं। देखो ध्यान देना, सिलेक्शन रूल एक बार यहाँ पर लिख लो भाई, बीच में यहाँ पर लिख लो सिलेक्शन रूल। डेल्टा एन कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एनीथिंग कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। डेल्टा एल प्लस माइनस 1, डेल्टा एल प्लस माइनस 1, डेल्टा जे 0 प्लस माइनस 1, डेल्टा एम जे 0 प्लस माइनस 1, सारे सिलेक्शन रूल लिख देता हो ताकि आपको समझने में आसानी रहे। डेल्टा एस इक्वल 0, ये सिलेक्शन रूल हो गया। देखो जीरेड टू अनजीरेड और अनजीरेड टू जीरेड ये अलाउड है, जबकि जीरेड टू जीरेड, अनजीरेड टू जीरेड, अनजीरेड टू अनजीरेड फॉरबिडन ये अलाउड हो गया, ठीक है। जबकि जीरेड टू जीरेड और अनजीरेड टू अनजीरेड ये फॉरबिडन हो गया, फॉरबिडन, ठीक है ना। ये आपके दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए, ये सारी बातें दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि ये सिलेक्शन रूल है। डेल्टा एन एनीथिंग, डेल्टा एस 0, डेल्टा एल प्लस माइनस 1, डेल्टा कैपिटल एल प्लस माइनस 1, डेल्टा जे 0 प्लस माइनस 1, डेल्टा एम जे 0 प्लस माइनस 1, इस तरह से दिमाग में फिक्स होने चाहिए। जीरेड टू अनजीरेड, अनजीरेड टू जीरेड अलाउड है, जीरेड टू जीरेड, अनजीरेड टू अनजीरेड फॉरबिडन है। और भी देखना चाहे तो अपन बात कर सकते हैं कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार अलाउड है, पाई टू पाई स्टार अलाउड है, सिग्मा टू एन टू पाई स्टार फॉरबिडन है, एन टू सिग्मा स्टार फॉरबिडन है, सब दिमाग में फिक्स होना चाहिए। देखो यहाँ पर अपन टर्म की बात करें तो देखो डेल्टा एस इक्वल 0 होना चाहिए, तो देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है दोनों में, तो डेल्टा एस 0 होगा। कुल मिला के डेल्टा एस 0 इसको फॉलो कर रहा है। डेल्टा एल की बात करें टर्म है तो देखो डी के लिए 2, पी के लिए 1, तो 2 और 1 तो डिफरेंस प्लस माइनस 1 का आएगा, इसको भी फॉलो कर रहा है। डेल्टा जे की बात करें यहाँ पर कितना हो गया, देखो डेल्टा जे इक्वल यहाँ पर 2 है, जे यहाँ पर 1 है, तो डिफरेंस कितना आएगा प्लस माइनस 1 का आएगा, इसको भी अलाउड है। कुल मिलाकर सभी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन को ये फॉलो नहीं करता तो फॉरबिडन हो जाता, जब सभी कंडीशन को फॉलो करेगा तो ये अलाउड हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पर ये है आगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। डेल्टा एन तो भाई कुछ भी हो कोई फर्क पड़ता है नहीं, आपको देखने की जरूरत है नहीं, डेल्टा एन एनीथिंग है। आगे क्या लिखा है मत देखो, केवल डी से एफ देख लो, डी से एफ देखो, डायरेक्ट देख लो। डेल्टा एल देखो, एल की वैल्यू इसके लिए 2, इसके लिए 3, एल की वैल्यू 2, 3, डिफरेंस प्लस माइनस 1 अलाउड है, मतलब अलाउड है। डायरेक्ट आप जीरेड टू अनजीरेड देखोगे तब भी आ जाएगा, लेकिन जीरेड टू अनजीरेड आप बाद में सोचो, देखो मत देखो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको जरूर देखो क्योंकि मैंने बताया ना ये एस से एफ भी जीरेड टू अनजीरेड है, लेकिन ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है। ये केस बना देता हूँ यहाँ पर समझ में आ जाए, जैसे 3s तो 6f ये बना देता हूँ, ठीक है ना। तो ये जीरेड टू अनजीरेड तो हो रहा है लेकिन अलाउड नहीं होगा, ठीक है। याद देखते हैं, देखो आगे क्या लिखा है देखने की जरूरत है ही नहीं। पी से एस या एस से पी, देखो प्लस माइनस 1, इसके लिए डेल्टा एल देखो, पी के लिए 1, एस के लिए 0, डिफरेंस प्लस माइनस 1 का आएगा, 1 0 अलाउड हो गया। ऐसे देख लो अनजीरेड टू जीरेड अलाउड। यहाँ पर देखो एस से एफ ऑलरेडी लिखा हुआ है, चलो ठीक है। देखो ये जीरेड ये अनजीरेड, अब जीरेड टू अनजीरेड आप देखोगे तो भाई अलाउड है, लेकिन जीरेड टू अनजीरेड ही थोड़ी देखना है। अब डेल्टा एल भी देखो, एल की वैल्यू इसके लिए 0, इसके लिए 3, इसके लिए 0, इसके लिए 3, डिफरेंस प्लस माइनस 3। क्या एल की वैल्यू, डेल्टा एल की वैल्यू प्लस माइनस 3 हो सकती है? नहीं हो सकती। सिलेक्शन रूल कहता है कि डेल्टा एल केवल प्लस माइनस 1 हो सकता है, बाकी कुछ भी नहीं हो सकता। इसका मतलब फॉरबिडन हो जाएगा, क्योंकि ये इस कंडीशन को अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि डेल्टा एल तो प्लस माइनस 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर आ रहा है प्लस माइनस 3, ठीक है। इसमें देखो सिग्मा टू सिग्मा स्टार अलाउड है, पाई टू पाई स्टार अलाउड है, एन टू सिग्मा स्टार फॉरबिडन है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर 3s से 6f, आगे तो कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एस से एफ फॉरबिडन है, एस से यहाँ पर एक्सप्लेन कर ही दिया था पहले, ठीक है ना। अब देखो एन टू पाई स्टार फॉरबिडन है,
ठीक है, इसको देखो आप, देखो इसकी अगर बात करते हैं तो डेल्टा एस इक्वल तो 0 आ जाएगा, डेल्टा एस इक्वल तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है तो एस की वैल्यू सेम होगी तो डिफरेंस अपने आप ही 0 होगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम आ रही है मतलब डेल्टा एस 0 आएगा। ठीक है, एफ से पी, एफ के लिए कितना है, कैपिटल एल की वैल्यू 3 है, पी के लिए कितने हैं 1 है, तो इसके लिए देखो 3 है, इसके लिए 1 है, तो कुल मिलाकर डेल्टा एल इक्वल कितना होगा, डेल्टा एल इक्वल कितना होगा, डेल्टा एल इक्वल यहाँ पर होगा +-2, डेल्टा एल इक्वल यहाँ पर कितना होगा +-2। देखो पड़ गया चक्कर, यहाँ पर क्या पड़ा, चक्कर पड़ गया, क्योंकि पी के लिए तो कैपिटल एल की वैल्यू 1 है, हो गया ना, एस पी 0 1 है, एफ के लिए 3 है, कैसे एस पी डी एफ 0 1 2 3, एफ के लिए एल की वैल्यू 3 है, पी के लिए एल की वैल्यू 1 है, तो भाई यहाँ पर देखो डेल्टा एल का जो डेल्टा एल है वो तो +-2 हो गया, डेल्टा एल +-2 थोड़ी हो सकता है, डेल्टा एल तो केवल 0 हो सकता है। मैंने क्या बताया कि इन तीनों में से एक भी कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा तो टर्म के बीच ट्रांजेक्शन अलाउड नहीं होगा। जब तीनों कंडीशंस फॉलो होगी तभी अलाउड होगा, इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन तो फॉरबिडन हो गया ना। अब जे देखो मत देखो क्या फर्क पड़ेगा भाई, क्योंकि इस कंडीशंस को अलाउड नहीं कर रहा है ना। इसको मिटा दो सिलेक्शन रोल को, है ना, इसको मिटा देता हूँ यहाँ पर मैं, ये चलो देख लो, इस कंडीशन को अलाउड नहीं कर रहा है क्योंकि +-1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, डेल्टा जे देखना चाहो तो देख सकते हो, डेल्टा जे इक्वल भी यहाँ पर कितना आ रहा है, डेल्टा जे इक्वल टू 0, तो +-2 का डिफरेंस आएगा यहाँ पर, तो +-2। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये तो इसके अकॉर्डिंग अलाउड नहीं हो रहा है, क्योंकि डेल्टा जे 0 या +-1 हो सकता है, +-2 नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स लिखे हैं उनमें डेल्टा एल इक्वल +-2 ही आएगा, क्योंकि सभी ट्रांजेक्शन एफ पी के बीच है। ठीक है ना, इसका मतलब एक भी अलाउड नहीं है, कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। जबकि यहाँ पर अलाउड है, यहाँ पर ये अलाउड है। देखो एक आध केस और मैं यहाँ पर बना देता हूँ ताकि आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, समझ में आ रहा है। देखो ध्यान देना, जैसे मैंने एक तो ले लिया 3P0, एक में डी का केस बना देता हूँ यहाँ पर, जैसे 3D। अब मैं यहाँ पर जे की वैल्यू डिसाइड कर लेता हूँ पहले, एस की वैल्यू तो हो गई यहाँ पर 1 और एल की वैल्यू हो गई यहाँ पर 2, एल की वैल्यू हो गई डी के लिए 2, तो कुल मिलाकर जे की वैल्यू है इसमें L-S1 L+S3, तो 1 2 3, तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैं कर देता हूँ ये 1 2 3 हो सकती है, तो ठीक है 3D1 और यहाँ पर 3P0 3D2 और एक केस और बना देता हूँ 3P1 और 3D3 ये केस बना दिया। अब यहाँ पर देखना है अलाउड होगा या नहीं होगा, यहाँ पर देखना है। देखो ध्यान देना, डेल्टा एस इक्वल 0 आ रहा है, डेल्टा एल इक्वल, अब देखो पी के लिए तो एल की वैल्यू होती है 1, पी के लिए तो एल की वैल्यू होती है 1, डी के लिए एल की वैल्यू होती है 2, तो यहाँ पर 2 - 1, पी के लिए 1 डी के लिए 2, तो डिफरेंस कितना होगा +-1 का ही होगा भाई। अब तो कुल मिलाकर देखो ये 3 3 सभी में आ ही रहा है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पर पी से डी भी सभी में आ ही रहा है। अब अपन को केवल और केवल देखना है जे, तो डेल्टा जे यहाँ पर देखो, डेल्टा जे कितना होगा 0, यहाँ पर 1, तो डिफरेंस हो गया +-1, मतलब तीनों ही कंडीशंस फॉलो हो रही है, मतलब ये अलाउड होगा। इसकी बात करें देखो, दो कंडीशन तो ऊपर के तो सेम है, इसे डेल्टा एस इक्वल 0, डेल्टा एल इक्वल +-1, केवल आपको देखना है डेल्टा जे इक्वल यहाँ पर 0 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3P0 हो गया नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा +-2, तो ये फॉरबिडन हो जाएगा क्योंकि डेल्टा जे की वैल्यू +-2 नहीं हो सकती। इसकी बात करें तो डेल्टा जे इक्वल यहाँ पर मैं चलो 2 कर देता हूँ, चलो ठीक है ये जान देता हूँ, डेल्टा एस इक्वल 0 यहाँ पर होगा, डेल्टा एल इक्वल +-1 हो ही जाएगा क्योंकि ऊपर वाला बिल्कुल सेम है, लेकिन जे में डिफरेंस आ रहा है। डेल्टा जे इक्वल यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो डिफरेंस होगा +-2, ये भी फॉरबिडन होगा। एक केस और बना देता हूँ, जैसे 3P2 और यहाँ पर 3D3। देखो डेल्टा एस इक्वल 0 आ रहा है, ये डेल्टा एस इक्वल 0, डेल्टा एल इक्वल +-1 आ रहा है, +-1 क्योंकि ऊपर वाला केस बिल्कुल सेम है।
लेकिन डेल्टा जे इक्वल यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर 3 है, तो डिफरेंस होगा +-1। ये तो हो सकता है, हो सकता है, नहीं सकता, हो सकता है, तो ये अलाउड हो जाएगा। डेल्टा जे की वैल्यू 0 भी हो सकती है। जैसे एक केस और बना देता हूँ, जैसे 3p2 और यहाँ पर 3d2 ये बना दिया। जैसे अब देखो यहाँ पर देखो आप डेल्टा एस इक्वल 0, डेल्टा एल इक्वल +-1 और डेल्टा जे इक्वल देखो 2 ये भी 0, क्योंकि डेल्टा जे की वैल्यू तो 0 भी हो सकती है, +-1 भी हो सकती है, मतलब ये भी अलाउड होगा। तो अब मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप 100% अगर कोई भी टर्म्स आ जाए, कोई भी ऑर्बिटल्स आ जाए, तो आप इजीली बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो कि ट्रांजिशन अलाउड होगा या फॉरबिडन होगा। समझ में आ रहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आने के चांस बन जाते हैं। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। समझ में आ रहा है सभी के? चलो करो इसको कंप्लीट नोट।